जय श्री कृष्णा दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अपने पीजीबीपी के लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं और समझते हैं कि कौन से और डिडक्शन ऐसे हैं जो हमें डिडक्ट नहीं करने देंगे अगर हम गलत तरीके से करते हैं। तो दोस्तों ये है सेक्शन 40A(9). वो कहता है अमाउंट नॉट डिडक्टेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ कंट्रीब्यूशन टू नॉन स्टैट्यूटरी फंड। जो स्टैट्यूटरी फंड नहीं है, कानून के तरीके से वो फंड क्रिएट नहीं किया गया, अगर आप उसमें कंट्रीब्यूट करते हैं तो डिडक्शन आपको नहीं मिलेगा। वो देख लेते हैं कौन कौन से हैं। एनी सम पेड बाय द असेसी एज एन एम्प्लॉयर, अगर मैं एम्प्लॉयर हूँ और मैं पे कर रहा हूँ बाय वे ऑफ कंट्रीब्यूशन टूवर्ड्स रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट, जो प्रोविडेंट फंड रिकॉग्नाइज है, अगर मैं उसमें दे रहा हूँ। अप्रूव्ड सुपर एनुएशन फंड, अप्रूव्ड है कोई सुपर एनुएशन फंड, उसमें दे रहा हूँ, और अप्रूव्ड ग्रेचुटी फंड में दे रहा हूँ, या फिर एनपीएस में दे रहा हूँ, नेशनल पेंशन सिस्टम में दे रहा हूँ, तो फिर तो डिडक्ट मिल जाएगा, मतलब खर्चा मिल जाएगा। डिडक्टिबल टू द एक्सटेंट इट इज़ रिक्वायर्ड बाई एनी लॉ। ये तो समझ में आ गई सर, कि अगर आप रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड में, अप्रूव्ड सुपर एनुएशन फंड में, अप्रूव्ड ग्रेचुटी फंड में, या नेशनल पेंशन सिस्टम या नेशनल पेंशन स्कीम एनपीएस में अगर देते हैं तो खर्चे की डिडक्शन मिल जाएगा एक एम्प्लॉयर को, अगर वो अपने एम्प्लॉय के बिहाफ पे इन सब में पैसा कंट्रीब्यूट करते हैं तो। इन सिंपल वर्ड्स, इफ द फॉलोइंग कंडीशन आर सेटिस्फाइड देन कंट्रीब्यूशन और पेमेंट इज नॉट डिडक्टेबल बाय सेक्शन। अगर हम नीचे के कुछ चीज़ें सेटिस्फाई कर देते हैं तो हमें वो खर्चा डिडक्ट नहीं करने देंगे, डिडक्शन नहीं मिलेगी। क्या? द कंट्रीब्यूशन और पेमेंट इज मेड बाय एन असेसी एज एन एम्प्लॉयर। कंट्रीब्यूशन मेड किया है एम्प्लॉयर ने, कंट्रीब्यूशन किया है एम्प्लॉयर ने। इट इज़ पेड टुवर्ड्स सेटिंग अप और फॉर्मेशन ऑफ एनी ट्रस्ट, कंपनी, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, सोसाइटी, और इट इज़ पेड बाय ऑफ कंट्रीब्यूशन टू एनी फंड। द कंट्रीब्यूशन और पेमेंट इज नॉट रिक्वायर्ड बाय एनी लॉ। आपने किसी ट्रस्ट को दे दिया, आपने किसी बॉडी ऑफ इंडिविजुअल को दे दिया, सोसाइटी को दे दिया, और लॉ के द्वारा वो रिक्वायर्ड है ही नहीं, तो फिर खर्चा नहीं घटाने देंगे। नाउ नोट्स, contribution by an assessee not being in the capacity of an employer cannot be disallowed under section 40A(9). एज ए एम्प्लॉयर आप करते हो ट्रस्ट व्रस्ट और एओपी बीओआई सोसाइटी में तो खर्चा घटाने नहीं देंगे, लेकिन एम्प्लॉयर की कैपेसिटी में नहीं करते, ठीक है ना। आप एज ए एम्प्लॉयर नहीं कर रहे खर्चा तो आपको डिसअलाउ नहीं होगा, फिर आप ले सकते हैं। B. All expenses incurred for the benefit of employees by an employer cannot be treated as contribution by the employer towards the various fund enumerated in section 40A(9). What is disallowed under section 40A(9) is employer's contribution payment towards a fund for the benefit of employee which is otherwise not required by any law। जो भी एम्प्लॉयर एम्प्लॉई के बिहाफ पे जो कंट्रीब्यूट करता है इन फंड में कि भाई एम्प्लॉई की बेनिफिट के लिए, अगर वो अनअप्रूव्ड फंड में या जो लॉ के द्वारा वो फंड नहीं है उसमें वो दे रहा है, तो उसकी डिडक्शन एम्प्लॉयर क्रिएट या क्लेम नहीं कर सकता है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। अनलिमिटेड इनकर्स एक्सपेंडिचर ऑफ ₹50,000 फॉर मेंटेनेंस ऑफ स्ट्रीट लाइट्स इन वर्कर्स कॉलोनी। वर्कर्स कॉलोनी में जो स्ट्रीट लाइट है, गली में जो लाइटें लगी हैं, उसके लिए उन्होंने 50,000 का खर्चा कर दिया। द एक्सपेंडिचर इनकर्ड विदाउट एनी लीगल और कॉन्ट्रेक्चुअल रिक्वायरमेंट, एक्सपेंडिचर जो उन्होंने किया है किसी लीगल या फिर कॉन्ट्रेक्चुअल कोई रिक्वायरमेंट थी नहीं। इन दिस केस नथिंग विल बी डिसअलाउड अंडर सेक्शन 40A(9) इट एज इट इज़ नॉट टुवर्ड्स सेटिंग ऑफ फॉर्मेशन और कंट्रीब्यूशन टू एनी फंड और सोसाइटी। ये वाला खर्चा इसको मिल जाएगा, क्योंकि ये कोई इस तरीके से तो नहीं है कि भाई कोई फंड में या कंट्रीब्यूट कर रहे हैं किसी सोसाइटी में, ठीक है ना। तो इसने अपना खर्चा किया अपने वर्कर्स कॉलोनी के लिए भाई। नाउ बी, लॉ ने तो कोई बोला नहीं है ए लिमिटेड हैज ए टी। लॉ कब बोलता है? लॉ बोलता है भाई पीएफ में आपको फंड जमा करना है, एम्प्लॉयर को बोल देता है। लेकिन अब लॉ ने बोल दिया ना, फिर देखेंगे रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड है या फिर अनअप्रूव्ड प्रोविडेंट फंड है। यहाँ क्या है, वर्कर कॉलोनी में लाइट लगा रहा है भाई, लॉ में तो कहीं लिखा नहीं है ना कि अपने वर्कर कॉलोनी में स्ट्रीट लाइट लगाओ और खर्चा करो, नहीं लिखा। जब लॉ में लिखा ही नहीं है तो फिर वो खर्चा कर रहा है तो डिडक्शन मिल जाएगी, अपने खर्च बिजनेस के लिए खर्चा कर रहा है वो। ए लिमिटेड हैज ए टी क्लब इन इट्स ऑफिस। ए लिमिटेड के पास एक टी क्लब है अपने ऑफिस में। टी क्लब प्रोवाइड्स टी, कॉफ़ी, स्नैक्स, सॉफ्ट ड्रिंक्स टू द एम्प्लॉयज़ ड्यूरिंग टी ब्रेक। वो जो टी क्लब है वो अपने एम्प्लॉय को ऐसे ऐसे प्रोवाइड करते हैं। द क्लब हैज़ बिन सेटअप बाय एम्प्लॉयज़। क्लब सेटअप किसने किया है? क्लब को सेटअप किसने किया? एम्प्लॉय ने और ए लिमिटेड दोनों ने मिलके फॉर द बेनिफिट ऑफ एम्प्लॉयज़। इसमें भी फिर लीगल रिक्वायरमेंट नहीं। जब लीगल रिक्वायरमेंट है नहीं तो फिर सोच रहे हैं ना अप्रूव्ड अनअप्रूव्ड। ए लिमिटेड कंट्रीब्यूट 50,000 एनुअली टुवर्ड्स टी क्लब। अब it will be disallowed in the hands of A Limited. The position will remain the same if T Club was set up by an employer under the terms of employment but without any legal obligation. अगर ये legal obligation है
तब तो आपको खर्चा मिल जाएगा, लेकिन ये विदाउट एनी लीगल ऑब्लिगेशन कोई है ही नहीं। और जो प्रोविज़न है, जो पोजीशन है, वो सेम टी क्लब को दे दिया ना। पहले हम क्या देख रहे थे, कोई ट्रस्ट तो उसने बनाया नहीं था पहले के केस में, लेकिन यहाँ पे इसने एक क्लब बना लिया और उस समय वो खर्चा कर रहा है, कंट्रीब्यूट कर रहा है, तो उसकी डिडक्शन डिसअलाउ हो जाएगी। सी एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड और एनी अदर स्टाफ वेलफेयर फंड। अब वही चीज़ अनरिकॉग्नाइज आ गया ना, तब तो डिसअलाउ होगा ही। ठीक है, अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला सेक्शन है 9.10 अमाउंट नॉट डिडक्टेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ अनपेड लाइबिलिटी। मतलब कोई लाइबिलिटी है आपके ऊपर, आपने उसकी पेमेंट तो की नहीं, फिर भी आप खर्चा घटा रहे हैं, तो अनपेड लाइबिलिटी का खर्चा आपको घटाने नहीं देंगे। कुछ ऐसे केसेज हैं, वो है सेक्शन 43 भी आपको बताएगी। सेक्शन 43 भी इज एप्लीकेबल ओनली इफ द टैक्स पेयर मेंटेन्स बुक्स ऑफ अकाउंट। सेक्शन 43 भी इज एप्लीकेबल ओनली इफ द टैक्स पेयर मेंटेन्स बुक्स ऑफ अकाउंट ऑन द बेसिस ऑफ मर्केंटाइल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। The following expenses which are otherwise deductible under the other provisions of the Income Tax Act are deductible on payment। अब पेमेंट करोगे ना तभी ऐसे ये वाले खर्चे आप क्लेम कर सकते हो, अदरवाइज क्लेम नहीं कर सकते। कैसे? अब मान लो रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड में आपको कंट्रीब्यूट करना था और आपने किया ही नहीं है, पेमेंट तो आपने किया नहीं और फिर भी आप खर्चा क्लेम कर रहे हो। नहीं यार, ऐसे नहीं करने देंगे। एम्प्लॉय से बेनिफिट, एम्प्लॉय की बेनिफिट के लिए जितने भी फंड बनाए गए हैं और अप्रूव्ड हैं, उसमें आपको पैसा तो देना ही पड़ेगा, तभी तो डिडक्शन क्लेम करोगे। आपने पैसा दिया ही नहीं और डिडक्शन क्लेम कर रहे हो, ये तो गलत बात हो जाएगी। तो सेक्शन 43 भी ने बोला भैया हम तो खर्चा नहीं घटाने देंगे अगर आपने एक्चुअल में पेमेंट नहीं किया। टैक्स की पेमेंट आपने की नहीं है, फिर भी आप खर्चा घटा रहे हो। एनी सम पेबल बाय वे ऑफ टैक्स, अगर आपको टैक्स देना था, ड्यूटी पे करनी थी, सेस और फी पे करना है किसी भी लॉ में, आपने पेमेंट ही नहीं किया और खर्चा घटा रहे हैं, तो वो डिसअलाउ हो जाएगा। पेमेंट करो तब खर्चा मिलेगा। एनी सम पेबल बाय एन एम्प्लॉयर बाय वे ऑफ कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड और सुपरएनुएशन फंड और एनी अदर फंड फॉर द वेलफेयर ऑफ एम्प्लॉय। एम्प्लॉय की वेलफेयर के लिए कोई ऐसी पेमेंट करनी है जिसको आप पेमेंट करेंगे तभी डिडक्शन मिलेगी, जैसे पीएफ है, सुपरएनुएशन फंड है, आपने पेमेंट ही नहीं की फिर भी आप डिडक्शन क्लेम कर रहे हैं, तो ये नहीं करने देंगे। एनी सम पेबल एज बोनस और कमीशन टू एम्प्लॉयज़ फॉर सर्विसेज रेंडर, कोई भी अमाउंट पे कर रहे हैं, बोनस, कमीशन, आपने पेमेंट ही नहीं किया है, तो खर्चा नहीं घटाने देंगे, पेमेंट करना होगा। नाउ 4 एनी सम पेबल एज इंटरेस्ट ऑन एनी लोन और बोरोइंग फ्रॉम अ पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ICICI, IFCI, IDBI, LIC एंड UTI और स्टेट फाइनेंशियल कॉरपोरेशन और स्टेट इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन। अगर आप इन सब से अमाउंट आपने लिया है और आपको पेमेंट करना था, इंटरेस्ट की पेमेंट करनी थी और आपने पेमेंट नहीं किया, तो आपको खर्चे की डिडक्शन नहीं लेने देंगे। आप एक्चुअल में पेमेंट करना बहुत ज़रूरी है। नाउ 5 इंटरेस्ट ऑन एनी लोन और एडवांस टेकन फ्रॉम अ शेड्यूल बैंक और अ कोऑपरेटिव बैंक अदर दैन अ प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटी और प्राइमरी कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक। मतलब अगर शेड्यूल बैंक या कोऑपरेटिव बैंक से लेते हो, पैसा लेते हो, लोन या एडवांस, और अगर आपने उस पर इंटरेस्ट का पेमेंट ही नहीं किया है, तो बिना पेमेंट के इंटरेस्ट की डिडक्शन नहीं मिलेगी। नाउ 6 एनी सम पेबल बाय एन एम्प्लॉयर इन लीव ऑफ लीव एट द, ये जो प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटी और प्राइमरी कोऑपरेटिव, इसके केस में आपको डिडक्शन मिल जाएगा। लेकिन शेड्यूल बैंक और कोऑपरेटिव बैंक से अगर आपने लोन लिया और पेमेंट अगर इंटरेस्ट की नहीं की है, तो आपको खर्चे की डिडक्शन नहीं मिलेगी। एनी सम पेबल बाय एन एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर को पैसे देने थे एम्प्लॉय को लीव के बदले, है ना, कि भी छुट्टी आपने नहीं किया है और छुट्टी के दिन भी आपने काम किया, तो आपको ये पैसा दिया जाएगा, और आपने दिया ही नहीं उसको, तो डिडक्शन नहीं मिलेगी। एनी सम पेबल ऑन अकाउंट ऑफ यूज ऑफ रेलवेज असेट, अगर असेट, रेलवे के असेट को आपने यूज़ किया है और उसके बदले आपको कुछ पैसे देने हैं, तो एक्चुअल में दो, तभी डिडक्शन मिलेगी। द अबव एक्सपेंसेस आर डिडक्टेबल इन द ईयर इन विच पेमेंट इज एक्चुअली मेड, ये सारे खर्चे आपको उस साल में मिल जाएंगे जब, जिस साल में आपने एक्चुअल में पेमेंट की है। इस जिस साल में आपने पेमेंट नहीं की, वहाँ तो डिसअलाउ हो जाएगा। एक्सेप्शन हाउएवर इफ द असेसी मेंटेन्स बुक्स ऑफ अकाउंट और मर्केंटाइल बेसिस, अगर असेसी बुक्स ऑफ अकाउंट अपना मर्केंटाइल बेसिस पे बनाता है, मतलब एक्रूअल बेसिस पे, एंड द गिवन बिलो टू कंडीशन सेटिस्फाइड, देन द एक्सपेंडिचर इज डिडक्टेबल ऑन एक्रूअल बेसिस इन द ईयर इन विच द लायबिलिटी इज इनकर्ड। अगर वो एक्रूअल बेसिस पे अकाउंटिंग कर रहा है, ड्यू बेसिस पे अपनी एंट्री कर लेगा, एक्रूअल बेसिस पे, तो ये दो कंडीशन अगर पूरी करता है, तो खर्चे घटाने का राइट है। फर्स्ट, पेमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ द एफर्ट्स एक्सपेंसेस एक्चुअली मेड ऑन और बिफोर द ड्यू डेट ऑफ सबमिशन ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम, मतलब उस साल में तो नहीं किया, लेकिन जो ड्यू डेट था ना रिटर्न ऑफ इनकम भरने का, रिटर्न ऑफ इनकम फाइल करने का, उससे पहले उसने पेमेंट कर दिया, तो डिडक्शन ले लेगा।
द एविडेंस ऑफ सच पेमेंट इज सबमिटेड अलॉन्ग विद द रिटर्न ऑफ इनकम। और खर्चा जो है, जो भी उसने खर्चा किया उसका जो एविडेंस है, चालान है, जो भी आया होगा रिसिप्ट, वो सबमिट करना पड़ेगा रिटर्न ऑफ इनकम के साथ। बट नो अनेक्सर इज पॉसिबल विद द न्यू इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म, सो सच एविडेंस शुड बी केप्ट बाय द टैक्स पेयर हिमसेल्फ एंड इट कैन बी प्रोड्यूस्ड बिफोर द असेसिंग ऑफिसर वेन एवर इज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस। लेकिन अब रिटर्न के साथ इतने सारे अनेक्सेस जाते ही नहीं है, तो आप जो भी पेमेंट आपने किया ना उसका प्रूफ अपने पास रख लो, असेसिंग ऑफिसर को जरूरत होगी आप दिखा देना। मतलब ये कि सर उस फाइनेंशियल ईयर में तो ये सारे खर्चे की पेमेंट नहीं हुई जो हमने अभी पढ़ा कि एक्चुअल में करना है, लेकिन अगर एक्रूवल बेसिस पे जैसे पीएफ टू पीएफ पेबल कर दिया, लेकिन रिटर्न की ड्यू डेट से 139(1) में जो रिटर्न की ड्यू डेट है उससे पहले अगर आपने रिटर्न पेमेंट कर दी है तो आपको डिडक्शन मिल जाएगा। तो इस तरीके से दोस्तों हमने ये समझा कि कुछ ऐसे खर्चे हैं जो आपको एक्चुअली पेमेंट करनी पड़ेंगे तभी आपको डिडक्शन दिया जाएगा, और एक्चुअली पेमेंट नहीं करोगे तो डिडक्शन नहीं मिलेगी। अब सवाल ये उठता है कि सर रिटर्न फाइलिंग की डेट क्या है, एक बार वो भी बता दो। तो ये देख लेते हैं। अभी तो हमने 139(1) कई बार देखा है कि रिटर्न फाइल करना होगा। टाइम फॉर फाइलिंग रिटर्न ऑफ इनकम 139(1) में जो रिटर्न फाइलिंग का जो टाइम है वो द ड्यू डेट फॉर फाइलिंग रिटर्न ऑफ इनकम आर गिवन बिलो, डिफरेंट सिचुएशन और ड्यू डेट फॉर सबमिशन अलग अलग केसेस के लिए। वेयर द assessee is required to furnish a report under section 92E pertaining to international or specified domestic transaction। अगर किसी एसएससी को 92E में अगर इंटरनेशनल स्पेसिफाइड डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन की डिटेल अगर देनी, आपके लिए इतना मैटर नहीं करता है, तो उसके लिए वो नवंबर 30 की लास्ट डेट है। वेयर द एसएससी इज अ कंपनी को अगर रिटर्न फाइल करना है तो वो 30 सितंबर है लास्ट डेट। अगले साल असेसमेंट ईयर में जो 30 सितंबर होगा वो लास्ट डेट है। आपके जो सिलेबस में वो है इंडिविजुअल का, जैसे इन केस वेयर द अकाउंट ऑफ एसएससी रिक्वायर्ड टू बी ऑडिटेड। इंडिविजुअल जो एक सिंपल पर्सन है ना, जैसे मैं और आप, तो 31 जुलाई लास्ट है, लेकिन ऐसा इंडिविजुअल इसको टैक्स ऑडिट कराना पड़ेगा, सीए से ऑडिट कराना पड़ेगा। जैसे मैं किसी फॉर्म में वर्किंग पार्टनर हूँ, मुझे ऑडिट कराने की ज़रूरत है, मैं किसी लॉ में मुझे ऑडिट कराने की ज़रूरत है, तो फिर मेरे लिए सितंबर 30 और सितंबर 30। अगर इन शॉर्ट बोलूँ, मैं इंडिविजुअल हूँ, आप इंडिविजुअल, आपको रिटर्न कब तक फाइल कर लेनी है? 31 जुलाई, 31 जुलाई तक अपनी रिटर्न फाइल कर लेना पिछले प्रीवियस ईयर का। अगर कंपनी है तो 30 सितंबर, एक इंडिविजुअल उसको ऑडिट कराने की ज़रूरत है अपने बुक्स ऑफ अकाउंट को, तो 30 सितंबर लास्ट डेट हो जाएगी। और अगर कोई स्पेसिफाइड डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन कर रहा है या इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन कर रहा है उसके लिए 30 नवंबर है लास्ट डेट। इस तरीके से हमने रिटर्न फाइलिंग की डेट भी हमने देख ली है। अब अगला टॉपिक है हमारा डीम्ड प्रॉफिट। कौन कौन से केसेस में आपके प्रॉफिट को डीम्ड मतलब मान लिया जाएगा कि ये आपका प्रॉफिट है। हम वो केसेस कवर करेंगे जो ये बताएगा कि ये अगर हुआ है तो आपका प्रॉफिट मान लिया जाएगा, डीम्ड प्रॉफिट। तो दोस्तों इस कॉन्सेप्ट को, इन सेक्शन को कवर करते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए गुड बाय फ्रेंड्स।